Now, what is first? You have to write what is revenue deficit. Revenue deficit is equal to, can we say, revenue expenditure minus revenue receipts, where revenue expenditure is greater than revenue receipts. Revenue expenditure is more than revenue receipts. Then implications की बात है. Now, revenue expenditure more than receipts मतलब expenditure ज्यादा है, income कम है. So definitely जब इनकम ज्यादा हो, सॉरी इनकम कम हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, सो व्हाट यू कैन सजेस्ट टू द गवर्नमेंट. सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक्सपेंडिचर इज मोर, यू शुड रिड्यूस एक्सपेंडिचर और इंक्रीज योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स. डेफिसिट मतलब खर्चा ज्यादा है, तो खर्चे को सबसे पहले या तो कम करो या फिर इनकम बढ़ाने की बात है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. हाई रेवेन्यू डेफिसिट indicates that government should either reduce its revenue expenditure or should either increase its revenue expenditure or should increase its revenue receipts. सबसे पहला क्या इम्प्लीकेशन हमें क्या समझ में आता है? अगर डेफिसिट को कम करना है तो हमारे पास सबसे पहला तरीका क्या है? वी शुड ईदर मतलब गवर्नमेंट शुड ईदर डिक्रीज इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और शुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू receipts. Now, can you give an example of revenue expenditure? Can you give example of revenue expenditure? Interest payment on borrowed funds, maintaining law and expenditure on maintaining law and order, etc. मतलब what we can say, revenue expenditure are generally administrative expenditure of the government. Yes, salary paid to government employees. Perfect. So revenue expenditure are generally routine administrative expenditure of the government. नीचे लिखेंगे revenue expenditure are generally routine administrative expenses of the government. Revenue expenditure are generally routine administrative expenses of the government, which is very difficult to reduce. Obviously, अगर पुलिस वाले बंद कर निकाल कम कर दिए जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर पुलिस वाले ने कम कर दो, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, तो ये तो जो रूटीन के खर्चे से हमारी अभी की बात करें, लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में हमने खर्चे कौन से बंद किए? शॉपिंग वाले खर्चे बंद किए. क्या खाना बंद किया? लाइट बंद की हमने, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी कि चलो आज तो अभी पैसे नहीं है तो हम लोग दिन में अब 4 घंटे लाइट नहीं चलाएंगे. ऐसा है? रात को जल्दी जल्दी खाना खा लेते, रात को लाइट बंद कर देते हैं? नहीं ना. सो दैट मीन्स हमारे रूटीन एक्सपेंडिचर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, हम जो शॉपिंग करते हैं वो बंद हो गया,
हमारा जो लग्जरियस आइटम्स पे जो स्पेंडिंग है वो कम हो गया। तो हमने पहले क्या सजेस्ट किया गवर्नमेंट को, इफ यू वांट टू रिड्यूस योर रेवेन्यू डेफिसिट यू शुड ईदर डिक्रीज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंक्रीज योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो पहले हमने क्या देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विच आर नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस। तो दूसरा ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, रेवेन्यू रिसीट्स पे जाएंगे, वी शुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब वो भी देखते हैं, लिख लो, टर्न करती हूँ पेज। हो गया, ओके टर्न कर रही हूँ पेज। नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एग्जांपल कौन बताएगा, द मेन सोर्स ऑफ, बोलो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मेन सोर्स, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, the main source of revenue receipts, the main source of, yes, are taxes, the main source of revenue receipts are taxes। तो अब हमने क्या बात की, इंक्रीज रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब इंक्रीज द टैक्स रेट, the main source of revenue receipts are taxes, but for a country like India where majority, but for a country like India where majority of the population, where majority of the population is living below poverty line or they are poor. So, but for a country like India where majority of the population is living below poverty line, it is difficult for the government, it is difficult for the government to increase tax rate. It is difficult for the government to increase, it is difficult for the government to increase tax rate। मतलब क्या हुआ, ना आप टैक्सेस बढ़ा सकते हो, ना आप आपके रूटीन के खर्चे घटा सकते हो, तो डेफिसिट के लिए पैसा कहां से आएगा। तो हमने पहले गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और शुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया बोथ ऑप्शंस नॉट पॉसिबल। हेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हेंस, तो गवर्नमेंट को कैसे अपना डेफिसिट फिनेंस करना चाहिए, हेंस रेवेन्यू डेफिसिट should be financed either through, very important, ये 1 मार्क में भी पूछते हैं, revenue deficit should be financed either through disinvestment, which is also known as selling of shares of PSUs, public sector undertakings, yes, selling shares of PSUs, और वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से मैं कैसे आंसर्स लिख रही हूं,
Hence revenue deficit should be financed through disinvestment. तो देखो एक फर्स्ट वर्ड आ गया disinvestment, और करके फिर मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ और थ्रू बोरोइंग्स, और थ्रू बोरोइंग्स, तो दोनों चीजें मैंने अंडरलाइन कर ली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं हाउ डेफिसिट शुड बी फिनेंस्ड। तो डेफिसिट शुड बी फिनेंस्ड ईदर थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट और थ्रू बोरोइंग्स। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो शेयर्स बेचेगा तो भी पैसे आएंगे, लायबिलिटी क्रिएट करेगा तब भी आएगा। Anybody doubt in revenue deficit? Doubt in revenue deficit? किसी को भी? Okay. Then second आपका है implications of fiscal deficit. Implications of fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट की फॉर्मूलाज ध्यान से। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी बच्चों को, सबको, जिसको भी, जो बच्चे बहुत वीक है, ऐसा लगता है सपोज कि मैडम बहुत वीक हूं मैं, ट्यूशंस का मतलब सबको बराबर जस्टिफिकेशन होगा, ठीक है। सो आस्क डाउट्स, कभी भी कोई भी टॉपिक पे कुछ भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली, जैसे ध्वनि ने आज बात करके फोन करके बात किया, बात करो मुझसे कि मैडम यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये कर रही हूँ मैं। तो इफ आपकी स्ट्रैटेजी पे कोई प्रॉब्लम है या कुछ है जो यूज कर रहे हो, उस पर भी मैं सलाह दे दूंगी कि इसकी जगह ऐसा करो, तो आपका टेंशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट फर्स्ट, अब हमने अभी देखा डेफिसिट हो तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं से तो पैसा अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट इम्प्लीकेट्स, तो क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फिस्कल डेफिसिट shows the borrowing requirement of the government, मतलब हाउ मच गवर्नमेंट शुड बोरो। तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू बोरो। तो फिस्कल डेफिसिट शोज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फिस्कल डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहां से बोरो कर सकता है, फ्रॉम होम, होम मतलब फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम आरबीआई और फ्रॉम अब्रॉड, कहीं से भी बोरो करे। होम मतलब पब्लिक से, जैसे बीएसटी वाले बच्चों को पता होगा, आपने फर्स्ट ही अभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट किया। फर्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द पब्लिक। तो पब्लिक से गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो दैट इज फ्रॉम होम। आरबीआई से बोरो करे गवर्नमेंट, हमने वो भी मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में देखा था, गवर्नमेंट्स बैंक के फंक्शन में, गवर्नमेंट्स बैंक के फंक्शन में इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, याद हो तो, it provides foreign financial resources to the government, it provides short term credit to the government, that is RBI से borrow कर रहा है, यह है ना short term credit requirement। हाँ मैम, banker to the government, yes, bankers to the government, yes, and from abroad IMF से लोन ले सकती है etc। तो first implication of fiscal deficit is it shows government borrowings from home, RBI or from abroad। Second,
वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, फिस्कल डेफिसिट, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवा रही हूं, मे। व्हाट डज मे का मतलब? मे हैपन, मे नॉट हैपन, तो ये मे है। फिस्कल डेफिसिट मे क्रिएट inflationary situation in the economy. Not necessary always fiscal deficits are inflationary in nature. ऐसा भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, does fiscal deficit creates inflation? Are fiscal deficit inflationary in nature? So not necessary. That is why written may, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है? अब व्हाट इज इन्फ्लेशन? जनरली ध्यान से समझे, इन्फ्लेशन मीन्स टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है और सप्लाई इकोनॉमी में चीजों की कम है। सो टू मच मनी chasing few goods leads to inflation in the means situation of inflation in the economy. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो अब यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट, याद हो तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, डेल्टा वाई ज्यादा, मल्टीप्लायर इफेक्ट के ज्यादा, लोगों की इनकम ज्यादा। इनकम के साथ अगर सप्लाई ना बढ़े तो, क्योंकि मेरे को अगर फ्लैट चाहिए तो मैं अभी क्या करूंगी, जाके बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए, बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड फॉर फ्लैट इंक्रीज्ड। बट एक बिल्डर को फ्लैट बनाने में 3 साल लगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं बढ़ा, विच लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर डिमांड बढ़ती है और प्रोड्यूसर के पास ऑलरेडी पहले से ही फ्लैट्स बन के तैयार हैं, तो तुमने लोन सैंक्शन करवाई, इमीडिएटली फ्लैट परचेज किया, उसने सप्लाई कर दिया, सीधी सी बात है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों मैच कर गया। it will not lead to inflation in the economy. So inflation arises only when demand is more and supply can't match with increase in demand. supply को, जैसे अभी अनियन के प्राइसेस क्यों बढ़ गए, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई नहीं था। अब प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अब सप्लाई बढ़ा दिया। कहां से किया, गवर्नमेंट स्टार्टेड इंपोर्टिंग अनियंस। अब इंपोर्ट्स आते आते हफ्ता लगेगा, ऑब्वियसली ट्रक में आएगा तो हफ्ता लगेगा, हफ्ता 10 दिन लगता है, कि वहां से आएगा, रास्ते के थ्रू रोड वेज आएगा, गोडाउन में जाएगा, वहां से डिस्पैच होके हमारे घर तक पहुंचेगा, तो एटलीस्ट इट विल टेक 10-15 डेज, तो तब तक प्राइसेस बढ़े रहेंगे। और ऐसा अनुमान है कि अनियंस के प्राइसेस जो 80-85 पहुंचे हैं, इट विल विद इन अ वीक इट विल कम डाउन टू 30-35 बिकॉज ऑफ सप्लाई। तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई न बढ़ पाए, क्योंकि हमारे फार्मर्स इतनी जल्दी अनियंस कहां से उगाएंगे, ये अनियंस को उगाने में 3 महीने 4 महीने का टाइम लगता है, आएगा फिर तब तक, है ना। तो फिस्कल डेफिसिट में क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। कब, ओनली व्हेन increase in demand, only when increase in demand can't match increase in supply can't match with increase in demand.
when increase in supply can't match with increase in demand, then only it will lead to inflation in the situation, in the economy, otherwise not. Clear? Second point. तो इसके एक्सप्लेनेशन ना दो तो फिस्कल डेफिसिट मे क्रिएट इन्फ्लेशन. मे है, जहां पे भी मे नहीं लिखा, अगर लिखते फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स इन्फ्लेशन, नहीं, गलत हो जाएगा पूरा. इट मे क्रिएट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. लिखा. थर्ड पॉइंट करो. करूं टर्न? लिख लिया सबने? ओके. नाउ थर्ड. अब एक एग्जांपल बताती हूँ. सपोज मैंने लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया, ठीक है, और आपने भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया. बैंक किसको लोन देगी? डेफिनेटली मुझे देगी. आपको क्यों नहीं देगी बैंक? बिकॉज आप अर्न नहीं करते हो. सो बैंक क्या चेक करती है कि हम जिसको लोन दे रहे हैं क्या उसकी इनकम कैसी आ रही है, कहाँ से आ रही है. यस, वी आर नॉट अर्निंग. यस, तो इनकम कहाँ से आ रही है? तो ऑब्वियसली आपकी इनकम अगर स्टेबल है, रेगुलर है, देन द चांसेस ऑफ गेटिंग लोन इज मोर. और जहां से इनकम के आने के चांसेस, रिटर्न होने के चांसेस कम है, वहां से हम लोन नहीं देते हैं. अब बैंक की बात, सही, इसके गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट को जो हमने लोन दी है, पब्लिक से जो लोन ली है गवर्नमेंट ने, जनरली गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट स्पेंड्स दैट लोन ऑन इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस. गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है हमसे, वो एक्चुअली कोई फैक्ट्री डालने के लिए नहीं डाला है, लिया है वो. इसका मतलब क्या हुआ? वो इन्वेस्टमेंट एक अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है. अगर गवर्नमेंट ने हमसे लोन लेके फैक्ट्री डाली होती तो डेफिनेटली वो हमें इजीली लोन चुका सकता था, क्योंकि उसी में से इनकम आती. जो भी इनकम प्रॉफिट आता, उस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट कुड हैव रीपेड आवर लोन. ठीक है, बट जो आज लोन लिया है हमसे, वो तो खर्च हो गया, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है नहीं. तो गवर्नमेंट रीपे कैसे करेगा उस लोन को? तो होता क्या, आज लोन ली, सपोज अब लोन कितने साल की होगी? सपोज 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए गवर्नमेंट ने लोन ली है. सो आफ्टर 20 ईयर्स गवर्नमेंट हैज टू रीपे. बट ये पैसा जो गवर्नमेंट मुझसे लिया था वो तो खर्च हो गया है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में, उससे कोई इनकम तो जनरेट हुई नहीं है. तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू रीपे इट्स बोरोड लोन. अब क्या करेगी गवर्नमेंट? 20 साल के बाद गवर्नमेंट को चुकाना तो पड़ेगा. तो उस वक्त गवर्नमेंट का मेन, जनरली हम क्या सोचते हैं, व्हाट इज दैट? द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम इज टैक्सेस. तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस जो 20 इयर्स के बाद जो अर्न कर रहा होगा उस पे टैक्सेस बढ़ा देगी, और उससे जो इनकम आएगी, दैट फ्रॉम दैट दे विल रीपे इट्स पास्ट लोन. मतलब मेरी जो लोन चुकानी है उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आज से 20 साल के बाद मैं तो जॉब नहीं कर रही होंगी, आफ्टर 20 इयर्स कौन जॉब कर रहा होगा? मेरा बेटा काम कर रहा होगा, आप सब लोग काम कर रहे होंगे. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक जनरेशन का पैसा चुकाने के लिए व्हाट दे आर डूइंग, आगे वाली जनरेशन से पैसा लिया, टैक्सेस लिया, और वो पुराने वाले जनरेशन को टैक्सेस चुका रहा, इनकम सही, लोन जो है वो चुका रहा है. मैम तो पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक से टैक्स लेके रिटर्न कर रही है. हाँ, मतलब मेरा पैसा चुकाने के लिए मेरे बच्चे से टैक्स लेके
मुझे मतलब मेरी घर पे मुझसे एक की टोपी दूसरे के ऊपर, ऐसा मतलब आज इसकी टोपी उसके साथ। हाँ, आज मुझसे पैसा लिया, अब मेरा ही पैसा चुकाने के लिए मेरे ही बच्चे से टैक्स लेता है और मुझे चुका रहा है, मतलब मेरा ही पैसा मेरे बच्चों से वापस मुझे ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आज गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के लिए बोरो कर रहा है, इसका क्लियर मीनिंग क्या है कि हमारी आगे वाली आने वाली जनरेशन पे टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या लिख रही हूं मैं, तो हाई फिस्कल डेफिसिट high fiscal deficit means accumulation of financial burden. High fiscal deficit means accumulation of financial burden on future generations. High fiscal deficit means accumulation of financial burden on फ्यूचर जनरेशन। हम देख ही सकते हैं, हमारी आईएमएफ से लोन लिया था, इतने साल से अभी तक हमारी रिपे नहीं हो पाई है। तो वो लोन नहीं होती तो आज हम उतना तो हमारा पैसा हमारे पास रहता। तो हाई फिस्कल डेफिसिट मींस अक्यूमुलेशन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। लास्ट पॉइंट यू कैन से क्राउडिंग आउट इफेक्ट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डेट ट्रैप लिखना हो तो डेट ट्रैप भी, जैसे इसको लिखा उसे डेट ट्रैप बोलना हो तो भी चले। एक बार लोन ले ली, उसको चुकाने के लिए दूसरी लोन ली, दूसरे को तीसरी, दैट मीन्स डेट ट्रैप में गवर्नमेंट फंस जाती है। नाउ व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट? सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने पहले ही बच्चों को दिया था। सपोज मेरे को कोई भिखारी आया, तो मैंने अपने पर्स में से 100 रुपए निकाल के, मैं कहा चल दिवाली है, अच्छा है, तो 100 रुपीज निकाल के देने की कोशिश की। अब इतने में 8-10 और भिखारी आ जाए तो क्या होगा? 8-10 भिखारी आ जाए तो क्या होगा? क्या मैं सबको 100 रुपीज निकाल के दूंगी? नहीं। मतलब अगर एक ही भिखारी रहा तो ही विल गेट एंटायर 100, लेकिन अगर 8-10 आ गए तो मैं क्या करूंगी, वही 100 रुपीज वापिस रख के सबको 10-10 बांट दूंगी। सीधी सी बात है। तो सेम थिंग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो सपोज मुझे मेरा फंड्स इन्वेस्ट करना हो, so where I will invest? Definitely private sector is more lucrative than public investment की बात करें, so public is more interested in investing in private sector। ठीक है, बट मार्केट में अगर गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द पब्लिक, जैसे ट्रेजरी बिल्स इशू किया या कुछ भी, डेफिनेटली फ्यू इन्वेस्टर्स विल बाय ट्रेजरी बिल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इफ गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मच फ्रॉम द पब्लिक, दैट क्लियरली मीन्स दैट लेस फंड्स अवेलेबल टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब पूरा इन्वेस्टिबल फंड, सपोज 100 रुपए इन्वेस्टिबल फंड्स हैं मार्केट में, उसमें से 60 गवर्नमेंट ने ले लिया, तो बचेगा कितना? 42 प्राइवेट सेक्टर ओनली। तो अगर गवर्नमेंट जितना कम बोरो करेगी, उतना प्राइवेट सेक्टर कैन बोरो मोर। So this is what is known as crowding out effect. When government is borrowing more from the public, it clearly means that less funds available to private sector, which is known as crowding out effect. तो fiscal deficit means government is borrowing, हमने आगे देखा, from home, from RBI और from abroad। अगर home से buy कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट मार्केट में से उतना पैसा उठा रही है। गवर्नमेंट ने उठा लिया, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर के पास उतना कम हो जाएगा, which is known as crowding out effect। अगेन लिखेंगे, when government is
borrowing from the market, when government is borrowing from the market, it clearly means that less funds will be available to private sector for investments. When government is borrowing too much from the market, it clearly means that less funds will be available to private sector for investment. This is known as crowding out effect. This is known as crowding out effect. और ये भी गलत खराबी है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, हाँ हमें ज्वाइन करना है, फिर से थोड़ा ही टॉपिक होगा, देखते हैं कितना हो सकेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी करना है कि नहीं करना। एक छोटा सा ही पॉइंट बाकी है, इसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए क्लियर। फिस्कल डेफिसिट का नेक्स्ट लास्ट implications of primary deficit, last type का deficit, fiscal deficit minus interest liability, implication of primary deficit। first primary deficit का भी फॉर्मूला दिया, फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दिया है इंटरेस्ट लायबिलिटी, तो प्राइमरी डेफिसिट shows the borrowings of the government, other than its interest liability। बोलो बेटा। मैम वो मुझे यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज हो रही है तो मैं रिजॉइन नहीं कर पाऊंगी आज। चलेगा, कोई बात नहीं बेटा। प्राइमरी डेफिसिट शोज द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन इट्स इंटरेस्ट लायबिलिटीज। मतलब गवर्नमेंट बोरो कर रही है, फिस्कल डेफिसिट इज बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट, मतलब उसके इंटरेस्ट के सिवाय का। तो प्राइमरी डेफिसिट शोज बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन इट्स इंटरेस्ट लायबिलिटीज। ठीक है। एंड लास्ट implication, second point, zero primary deficit means fiscal deficit is equal to interest liabilities। Zero primary deficit means fiscal deficit is equal to interest liabilities। This means that whatever government is borrowing, it is only to pay its interest obligations। गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई चीज नहीं है जिसके लिए वो बोरो कर रही है। बहुत अच्छा पॉइंट, कि जितना भी बोरो करी सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, दूसरा कोई भी उसकी लायबिलिटी नहीं है। दैट इज व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ जीरो प्राइमरी डेफिसिट। तो फॉर्मूला में क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, और अगर जीरो है इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट लायबिलिटी इक्वल है दोनों। इसका मतलब
गवर्नमेंट सिर्फ बोरो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कर रहा है, दूसरा उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, विद दिस चैप्टर गेट्स ओवर और आपको रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आज गवर्नमेंट बजट चैप्टर हमने ओवर किया। ठीक है, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम।